हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है, कहता कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा दे दिया गया है। कहता कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी कितना होगा, 16 और 81। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो 16 और 81। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा जो है करता है, इसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है 15 किलोमीटर के लिए जो है 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है कितना, तो 15 किलोमीटर के लिए है 155 और 10 किलोमीटर के लिए है 105। ठीक, अब यदि इसको घटाइएगा तो 5 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 यानी 50। ठीक है, तो 5 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 50 है। तो 10 किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर यानी इसका दुगुना होगा 100। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए जो अतिरिक्त भाड़ा होगा 100। ठीक है, कितना होगा, 100 होगा। अब यहाँ पे देखिए 25 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 25 किलोमीटर दूरी के लिए क्या होगा, 25 किलोमीटर दूरी के लिए होगा 15 किलोमीटर दूरी के लिए प्लस 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 10। ठीक है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 15 किलोमीटर के लिए तो कितना है 155, तो इसके जगह लिख दिए 155 प्लस 10 किलोमीटर के लिए कितना निकाले हैं अतिरिक्त भाड़ा 100 प्लस 100, तो कितना होगा 255, यानी कितना होगा 255, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कितना को भिन्नों के रूप में निरूपित करें, तो ये हो जाएगा 2.6 पे रेकरिंग प्लस 2.7 पे रेकरिंग। ठीक, अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 है, यानी 26 माइनस नॉन रेकरिंग पार्ट वाला को घटा दीजिए, एक ऊपर रेकरिंग है तो नीचे में एक 9 होगा प्लस यहाँ पे 27 नॉन रेकरिंग पार्ट 2 है, घटा दीजिए, एक ऊपर रेकरिंग है तो एक 9। अब देखिए चूँकि दशमलव के इस साइड है इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, तो 24/9 प्लस ये हो जाएगा कितना 25/9, यानी हो जाएगा 49/9, कितना होगा 49/9 यानी सी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो देखिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट 34 देखिए, कहा था कि 3 अलग अलग जो है सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः जो प्रत्येक 35, 43, 75 सेकंड में बदलती हैं। यदि ट्रैफिक लाइटें इतना बजे एक साथ बदलती हैं तो अगली बार कितने बजे बदलेगी। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, 35, 45 और 75 का लॉसो निकाल लीजिए, कितना होगा 1575। लॉसो हो जाएगा 1575 सेकेंड, क्या होगा सेकेंड होगा, यानी इसको 60 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 26 मिनट। ठीक है, 26 मिनट 15 सेकेंड, 26 मिनट 15 सेकेंड, 26 मिनट 15 सेकेंड। तो यहाँ पे 26 मिनट 15 सेकेंड इसमें जोड़ दीजिए, 26 सेकेंड 15 मिनट, तो ये होगा कितना 30, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 6, तो कितना होगा 6, 46, 30, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। तो देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में पी समकोण, फिर कहता ओ पी 7 है, फिर ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1। अब यहाँ पे देखिए तो ओ क्यू क्या होगा, तो ओ क्यू निकालिएगा तो ओ क्यू जो हो जाएगा ये होगा 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। ठीक, ओ क्यू जो हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा।
तो 1 प्लस पी क्यू। अब यहाँ पे देखिए तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर यानी 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। 1 ओ क्यू का मान कितना है 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ओ पी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, और ये पी क्यू इधर आएगा माइनस में, क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, यानी ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab माइनस में पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, तो 1 प्लस 2pq बराबर 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 2pq, तो 2pq बराबर ये कितना है 49 में से गया 48, तो pq का मान कितना निकल जाएगा 24, तो pq का मान 24, तो oq का मान कितना होगा 1 प्लस 24 यानी कितना 25। ठीक है, तो यहाँ से oq का मान कितना निकल गया 25, तो 7 24 25। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू कितना निकल जाएगा, पी क्यू निकल जाएगा 24, क्योंकि ट्रिपलेट होता है। कोस क्यू का मान क्या होगा, कोस थीटा बराबर होगा बी बाई एच, बी यानी 24/25। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 35 का। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए, कहता है कि यदि दी गई जो है आकृति में छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात करे जहाँ ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अब मान लीजिए 14 सेंटीमीटर है, तो एक छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, छोटा वृत्त की त्रिज्या जो है, छोटा वृत्त की त्रिज्या यदि आप पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको देखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 7 होगा, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या होगा 7/2, कितना होगा 7/2। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुने, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 7/2। ठीक है, ये 7 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा। ठीक, यानी 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, इसमें से 22 घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 1, यानी यहाँ से जो निकल गया तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ये जो है 22 7 से गुना करना पड़ेगा, 22 गुने 7 रह गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 196 में से घटाइए तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, कितना होगा 42, यानी इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता होगा 1 - 0.62, यानी 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, यानी 0.38, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पे 0.38। ठीक है, अब यदि दशमलव उठाएंगे तो कितना होगा 38/100, 19 दूनी 38, 50 दूनी 100, 19/, यानी डी ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट देखिए, कहता ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा टीपी टी क्यू, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से टीपी टी क्यू, और जो है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। अब देखिए, कहता है कोण पी टी क्यू, यानी ये एंगल कितना होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए, ये इस दोनों को मिलाते हैं तो ये रेडियस है, ये रेडियस, ये जितना कोण होगा इतना ही ये कोण होगा। ठीक है, इस दोनों को मिलाने से, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो क्या हो जाएगा,
अब इसको यदि आप थीटा मानते हैं, इसको ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक, कितना होगा? थीटा होगा। अब यदि ये थीटा है तो क्या हो जाएगा? तो कोण, देखिए कोण ओ पी क्यू, तो कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू निकाल लीजिए। ये कोण जो होगा 180 माइनस 2 थीटा, कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा। ठीक, अब कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू और कोण पी ओ क्यू, यानी ये कोण इन दोनों कोण का मान कितना होगा? 180। तो कोण पी टी क्यू प्लस कोण जो है 180 माइनस 2 थीटा का मान होगा 180। ठीक, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा? तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा 2 थीटा। क्या होगा? 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा, यानी कोण पी टी क्यू का मान जो होगा कोण यानी 2 कोण ओ पी क्यू या ओ क्यू पी। ठीक है, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि बात करें तो कहता है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे जो है नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार। तो देखिए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने हैं। वर्तमान में रेलवे नवीन प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के निदेशालय बने हैं। वर्तमान में राहुल नवीन जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के जो है निर्देशक बने हैं। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 20 जुलाई को मनोला मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 40 का बी 6 दिसंबर। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव का जन्म महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में हुआ। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन जो दिल्ली में हो गया था। ठीक है, तो 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन दिल्ली में हो गया। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक और स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 41 का बी 15 लाख। तो भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड की राशि बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाले पहली अभिनेत्री देविका रानी थी। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा चंद्रमा से नमूने को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? 42 का सी 2028 में। तो इसरो द्वारा चंद्रमा से नमूनों को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। फिर है कि चंद्रयान 4 को लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। लूपेक्स मिशन का तात्पर्य लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो है मिशन है। फिर है कि 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए 24वां नाटो शिखर, तो 43 का होगा ए अमेरिका। तो 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है। 19वां कूटनिरपेक्ष नाम शिखर सम्मेलन 2024 ये कंपाला युगांडा में। 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 2024 बाकू अजरबैजान में। और विश्व जो आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 दावोस स्विट्जरलैंड में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में। ठीक है, तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में और 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में। नेक्स्ट है कहता चर्चा में रहे
गेलुफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस भारतीय पड़ोसी देश से है? 44 का होगा ए, भूटान। तो चर्चा में रहे गेलीफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध भूटान देश से है। इस परियोजना के तहत भारतीय राज्य असम की सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने से संबंधित है। हाल ही में शेरिंग टोबेगे जो भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुने गए हैं। फरवरी 2024 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में किस देश की क्रिकेट टीम फाइनल में विजेता बना है? 45 का सी, ऑस्ट्रेलिया। तो फरवरी 2024 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम फाइनल में विजेता बनी है। फरवरी 2024 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है फाइनल में विजेता बनी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन 2024 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में सर्वाधिक रन भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन ने 397 रन बनाया और विश्व सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिताब क्वेना माफाका दक्षिण अफ्रीका ने जीता। 46 नंबर देखिए, कहता गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां कहाँ जो है खोला गया है? तो देखिए 46 का होगा बी ऑप्शन, झारखंड। तो देखिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां झारखंड में खोला गया है। झारखंड में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में देश में 2 हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट के लिए ओडिशा और कर्नाटक में मंजूरी दी है। नेक्स्ट कहता है कि 1857 के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के खालिस्तान स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया है। ये ऑप्शन बिठूर। तो देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहाँ नाना साहब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया है। 1857 का विद्रोह कानपुर में से अंतिम पेशवा बाजीराव टू के दत्तक पुत्र नाना साहब ने नेतृत्व किया। 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर जो पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। नाना साहब की ओर से लड़ने वाले सेना का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कहता निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? 48 का बी, यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने की राजी किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय अखिल भारतीय महिला संघ से भी संबंध रखती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का योगदान भी उल्लेखनीय थी। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरासना सत्याग्रह किया गया था। नमक आंदोलन का पश्चिमोत्तर प्रांत में नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सीमांत गांधी ने किया। इस दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है प्रारंभ आंदोलन को जालिया रंग के नाम से जाना जाता है। फिर है कि गैडिन ल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। दक्षिण भारत में नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राजगोपालाचारी थे। बंगाल के मिदनापुर जिले में नमक सत्याग्रह लंबी अवधि तक चलता रहा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? 49 का होगा ए, यानी यूनियनिस्ट पार्टी। तो देखिए कहता ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर है पार्टी की सरकार बनी थी। पंजाब में सिकंदर हयात खान ने
यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की, और बंगाल में जो बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए। पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार सत्ता में हुई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कहा जाता था SH जो सुहरावर्दी, ठीक है, SH सुहरावर्दी उस समय मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 50, किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? 50 का सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315-323 के बीच संघ एवं राज्य में लोक सेवा आयोग के संबंध में उपबंध था। भारत में सर्वप्रथम सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की शुरुआत 1922 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई है। फिर है कि ब्रिटिश ढांचे के आधार पर 1951 को भारत में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम लाया गया है। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन या उत्पादन करने संबंधित प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जो है मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। फिर है कि पहला व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1954। फिर है लाला लाजपत राय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट 51 नंबर देखिए, कहता नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 51 का देखिए, तो नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष तो ये थे आपको WS सीटनकार। तो नील आयोग के अध्यक्ष WS सीटनकार थे। सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 जो सदस्यीय नील आयोग का गठन वर्ष 1860 में की गई। नील विद्रोह 1859 से 60 में प्रारंभ हुआ। नील आंदोलन बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी शासन एवं जमींदारों के विरुद्ध किया गया पहला कृषक जो विद्रोह नील विद्रोह था। किसानों से जबरन अग्रिम राशि देकर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने जो है नील की खेती बंद करवाने का नेतृत्व किया। हिंदू पेट्रियट पत्रिका के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का समर्थन किया। नील आंदोलन से संबंधित नाटक साहित्य नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की है। फिर है कि किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक यानी स्वराज डोमिनियन स्टेट्स के जो अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? 52 का सी, लॉर्ड इरविन वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की। वायसराय लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। इरविन काल में वर्ष 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद बिल के विरोध में बम फेंका। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की। 5 मार्च 1931 को गांधी एवं इरविन के बीच जो तेज बहादुर सप्रू एवं MR जयंकर के प्रयास से समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1931-32 वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट, दांडी यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। दांडी यात्रा के संबंध में जो है ये कथन गलत है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से प्रारंभ हुआ। फिर है कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक का बनाकर जो है नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दांडी यात्रा लगभग 241 मील लंबी पद यात्रा में महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेक्स्ट देखिए, कहता दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? 54 का ए मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्क एवं बटार की प्रथा प्रचलन में रही। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक था जो हिंदुओं के त्योहारों विशेषकर होली में भाग लेता था। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखी है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कहता है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज यानी फारसी साल का पहला दिन उत्सव मनाना प्रारंभ किया। देखिए, कहता भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? सी ऑप्शन महानंदा। तो देखिए, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। गंडक की सहायक नदी काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। महानंदा नदी का सहायक नदियों में जो बलासन नदी, कंकाई नदी, ठीक है, कालिंदी, मेची शामिल हैं। इनमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती हैं। गंगा नदी भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। 56 का सी केरल। तो साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के जो अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। केरल राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हैं अनायमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, फिर है कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, कहता भारत में सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? 57 का बी यानी दक्षिणी ध्रुव। भारत में सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ है। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जोन पर अक्षांशों का कोणीय जो मूल्य बढ़ता है लेकिन लंबाई घटती है। इसलिए ध्रुवीय भाग को उच्च अक्षांश भाग, भूमध्य रेखीय भाग को निम्न अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर होती हैं, जबकि ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर होती हैं। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास में लगभग 42 किलोमीटर का अंतर होता है। फिर है कि सूर्य कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य
जो है वर्ष भर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे बड़ा भाग है। 58 का सी, कोलकाता चेन्नई खंड। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कोलकाता चेन्नई खंड है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई महानगर को जोड़ता था। फिर है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों की कुल लंबाई जो 5846 किलोमीटर है तथा ये 6 लेन की सड़क है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के अंतर्गत शामिल है दिल्ली मुंबई सड़क की लंबाई 1419 किलोमीटर, मुंबई चेन्नई की लंबाई 1290 किलोमीटर, चेन्नई कोलकाता की लंबाई 1684 किलोमीटर, कोलकाता दिल्ली की लंबाई 1453 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तथा 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल खालिस्तान के पास फोर्ट क्लास्टर में स्थापित की गई। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट क्लास्टर में स्थापित की गई। 1818 में स्थापित कपड़ा मिल कुछ समय बाद बंद हो गई। 1854 में पहली सफल सूती वस्त्र मिल बॉम्बे में स्थापित की गई। फिर है कि कवासजी टावर ने बॉम्बे स्थित सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर जो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कहता कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? ब्राह्मणी। तो देखिए ब्राह्मणी नदी राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का एक भाग है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक भाग जो है गंगा, भागीरथी, हुगली। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी, धुबरी, सादिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ये ब्राह्मणी, खरसुआ, धामरा नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 ये बराकर नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 10 ये है अंबा नदी। नेक्स्ट रेलवे जोन और उसके मुख्यालय की गलत जोड़ी 61 का सी। तो देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन मुख्यालय हैं और 73 डिवीजन है। 17वें रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनाया गया है। भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनाया गया है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापत्तनम को बनाया गया है। ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे ये जबलपुर में है और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और उत्तर मध्य रेलवे ये कहाँ है? ये है आपको प्रयागराज। ठीक है। नेक्स्ट कहता है किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? 62 का सी मेघालय। तो देखिए मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। मिजोरम राज्य की सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्यों से घिरा है। मिजोरम राज्य का राजकीय पशु पहाड़ी हिलॉक गिब्बन है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए कि चकमा, दिमासा, कचारी एवं सोनेवाल जनजाति असम राज्य के निवासी है। केवुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। 63 का ए यानी विवर्तन तथा गुणता द्वारा। तो दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ विवर्तन तथा गुणता द्वारा पहचानी जा सकती है। ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती हैं तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। दो ध्वनि तरंगों के बीच गुणता गुण के कारण अंतर किया जा सकता है, जैसे हारमोनियम एवं सितार के ध्वनि में अंतर। ध्वनि की गुणता ध्वनि के अधिस्वर पर निर्भर रहता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। देखिए कहता एक चोर व्यापारी से इतना किलोमीटर सोना प्राप्त किया। सोने में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? सोने में परमाणुओं की संख्या तो देखिए
सोने में परमाणु की संख्या जो है ये होगा आपको 19.7 गुने 19.7 गुने 10⁻3, ठीक है, बट्टा कितना 197, 19.7 गुने 10⁻3 बट्टा में 197, ये और ये कैंसिल, ठीक, यानी ये हो जाएगा अगुना में कितना, गुना में 6.023 गुने 6.023 गुने 10⁻23, ठीक है, गुने 10⁻ कितना 23, यानी ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻10⁻, कितना 25, 10⁻25, यानी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। कहता डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, 65 का ए हाइड्रोजन, डीएनए के स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन द्वारा जुड़े रहते हैं। सभी जैव अणुओं में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक विशिष्ट जटिल संरचना है जो पेप्टोन शर्करा, फॉस्फेट मूलक तथा नाइट्रोजनी क्षारक के मिलने से बनती हैं। क्षारकों इसमें प्यूरीन, एडेनिन, गुआनिन तथा पिरिमिडीन यानी थाइमिन, साइटोसिन होते हैं। डीएनए की संरचना वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में दिया था। डीएनए में, ठीक है, डीएनए में ए जो है थाइमिन, ए जो है टी से और सी जो है जी से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है, कहता कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। 66 का ए, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक भी उच्च होता है। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम एवं कुछ मात्रा में लोहे से बने मिश्र धातु हैं। इसका सबसे सामान्य उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत गीजे एवं टोस्टर में ऊष्मा उत्पन्न करने में किया जाता है। यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के नियम को जूल के उसमें प्रभाव का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो चूंकि ऊष्मा बराबर क्या होता है I² RT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे आप देखिए धातु की क्रियाशीलता श्रेणी यदि आप देखिएगा तो पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक है, इस तरह से। फिर नीचे होगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, SN, PB, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन, PB हाइड्रोजन, SB, BiCN, ठीक है। उसके बाद होगा सिल्वर, AU। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, अब सबसे नीचे है AU, ठीक है, सोना। तो देखिए प्रतिक्रिया श्रेणी के शीर्ष जो है अति शक्ति होते हैं और श्रृंखला के नीचे जाने पर जो अपचायक क्षमता कम हो जाती है, क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण D और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। तरंगदैर्घ्य 3 लैम्डा के लिए उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। 68 का होगा, बी होगा। अब देखिए तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तरंगदैर्घ्य के घन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी D समानुपाती 1/λ/Q, ठीक है। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है D, ये तरंगदैर्घ्य के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये जो 1/λ/Q के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य के घन के व्युत्क्रमानुपाती यानी D जो है समानुपाती 1/λ/Q, यानी dλ/Q समानुपाती d1λ/Q, ठीक है, d1λ/Q। तो नया जो वर्ण विक्षेपण होगा D1,
ये क्या हो जाएगा, 2d लेमडा क्यू बट्टा में 3 लेमडा क्यू का होल क्यू, यानी d बट्टा कितना होगा 27, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 69। देखिए, कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग गेंदों के कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग खालिस्तान संग्रह करने के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन पुनः प्रयोग अपशिष्ट। तो कुछ शहरों कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के कूड़ेदान जो उपलब्ध कराए जाते हैं, नीले रंग का उपयोग पुनः जहाँ प्रयोग अपशिष्ट संग्रह के लिए किया जाता है। ठीक है, भूरा रंग का कूड़ेदान हरा कचरा, खाद्य अपशिष्ट, बगीचे का मलबा, पीला कूड़ेदान में खतरनाक अपशिष्ट और नारंगी कूड़ेदान में ठोस अपशिष्ट। भारत लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा करता है, जिसमें से 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 मिलियन टन बायोमेडिकल कचरा, 7.90 मिलियन टन जो है बायोमेडिकल कचरा और 15 लाख टन ई कचरा उत्पन्न करता है। कहता है कि किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। ये ऑप्शन खाद्य अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट मनुष्य या जानवरों के उपचार के साथ जीव विज्ञान से जुड़े अनुसंधान के दौरान उत्पन्न संक्रामक सामग्री होती हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट ठोस या तरल हो सकता है। जैव चिकित्सीय कचरे औद्योगिक, रेडियोधर्मी और रासायनिक कचरे से भिन्न होता है। इन अपशिष्टों का निपटान अगर उचित प्रबंधन के साथ नहीं किया जाए तो यह प्रकृति को प्रभावित करने के साथ साथ अनेक रोगों को भी उत्पन्न करेगा, जिससे जो है सृष्टि का विनाश जो है अवश्यंभावी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।